वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साहू स्क्रीनिंग के इनसाइड द एटम के नेक्स्ट लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम रदरफोर्ड और क्या है क्वांटम नंबर्स के बेस पे हम क्या है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर रदरफोर्ड। ठीक है, खासकर किस पे? रदरफोर्ड, क्वांटम नंबर्स, बोहर्स मॉडल और क्या है मोल्स। ठीक है, तो मोल्स हमने डिस्कस किया है और रदरफोर्ड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्वांटम नंबर्स के करेंगे, जहां पर ये सब टॉपिक क्या है आपका हर बार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? आफ्टर रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट व्हाट मॉडल एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन बिहेवियर अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर था न्यूक्लियस के अराउंड वो किस साइंटिस्ट ने या फिर कौन से मॉडल ने एक्सप्लेन किया था? पहला ऑप्शन है क्लासिकल मैकेनिक्स मॉडल, दूसरा है बोहर्स मॉडल, तीसरा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, चौथा है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी मॉडल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोहर्स मॉडल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बोहर्स मॉडल, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा था कि सपोज ये हमारा क्या है न्यूक्लियस है, जिसके पास हमारे पास क्या होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रिवॉल्व करने का मतलब क्या है, ये लोग एनर्जी कुछ एब्जॉर्व करते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर एनर्जी एब्जॉर्व किए तो ये क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जिसकी एनर्जी क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो सपोज E2 लेते हैं और जब रिलीज करेंगे तो क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे। इसका मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट मतलब लो लेवल और एक्साइटेड मतलब उसके हाई वाला। और ये आप क्या है ट्रांजिशन आप 1 का ही एटलीस्ट गैप रख सकते हैं, n=1 टू n=2, क्योंकि जो n=1 से आप n=3 एनर्जी लेवल पे एक्साइटमेंट करवाएंगे, बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती, जो कि हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मली एक ही एक्साइटेड स्टेट में किया जाता है। हाँ, थियोरेटिकली आप क्या है क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि n=1 से n=3 एक्साइटेड स्टेट किया गया। तो अगर n=1 ये है और n=2 ये है, तो क्या होगा, n=1 आपका ग्राउंड स्टेट होगा और n=2 क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है, अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला होता तो n=3 आता, क्या आता आपका 3 आता। ठीक है, तो एब्जॉर्ब जो होगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आपका जाएगा। ठीक है, तो इसी का बारे में जो कहानी थी वो किसने दिया था, बोहर्स मॉडल ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि इनके पास क्या होगा, चेंज इन एनर्जी आएगी, जिसको हम डेल्टा E=E2 - E1 लिखेंगे, E2 - E1 लिखेंगे। ठीक है, हालांकि आप लेटर ऑन थोड़ा 11th में पढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है -RH² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मूला है, जूल में अलग आता है, सेंटीमीटर में अलग आता है, क्योंकि जो RH क्या है आपका राइडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज क्या है अलग अलग है। इसकी वैल्यूज क्या है आपका अलग है, जूल में अलग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अलग है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 13.6। ठीक है, सेंटीमीटर में 1 लाख के ऊपर रहता है। ठीक है, 1 लाख कुछ रहता है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाता है, जो कि आप MSc वगैरह में पढ़ेंगे। तो ये नॉर्मली आपको लोअर लेवल पे नहीं बताया जाता, बस आपको बता दिया जाएगा 11th-12th में कि RH की वैल्यू इतनी है, आप ये याद कर लीजिए। जबकि वो एक्चुअल में होता कैसे, E=hν से आता है। ठीक है, क्योंकि जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या है डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उससे हिसाब से आता है। तो ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि आप इतना याद कर सकते हैं जरूर, जो कि आपके काम का है, दिस मच। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आप याद भी नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद जो मॉडल डिस्क्राइब किया था इलेक्ट्रॉन का नेचर का बिहेवियर, वो था बोहर्स मॉडल एटम। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? What was the major flaw in the plum pudding model that Rutherford's experiment revealed? ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल अगर आपको पता हो, प्लम पुडिंग मॉडल वाज गिवन बाय J.J. थॉमसन। ठीक है, J.J. थॉमसन। ठीक है, J.J. थॉमसन। आपको कितने एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, जो मॉडल है
जे प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बोहर्स मॉडल। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने रहते। हाँ, मिल्क एंड सॉल्ट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी था जो कि आपके 11th में आएगा, हालांकि वो 11th में भी नहीं पढ़ाया जाता है, जो हायर स्टडीज आप करेंगे मिल्क एंड सॉल्ट ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपके 11th में क्या है, वो सिर्फ एक चार्ज कैसे निकाला था वो दिया है, उसके पूरे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो उतना एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्लम पुडिंग मॉडल में क्या फ्लॉस था जो क्या है रदरफोर्ड ने रिवील किया था? पहला ऑप्शन है इट डिड नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप्स, दूसरा इट सजेस्टेड अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू बी इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट्स, इट इग्नोर्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जो मेजर फ्लॉ था, ड्रॉबैक था, वो था क्या? बी ऑप्शन हो जाएगा, इट सजेस्टेड अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लम पुडिंग मॉडल ने क्या किया था कि उन्होंने जो मॉडल दिया था वो क्या था, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर था। मतलब क्या है, देखिए जो भी मॉडल दिया था वो क्या था, उसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर मेलन मॉडल। क्या बोला जाता है? वाटर मेलन मॉडल। ठीक है, वाटर मेलन मॉडल बोला जाता है। और उन्होंने क्या कहा था, जो भी एटम है आपका वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ये क्या है आपका? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सपोज इलेक्ट्रॉन्स के बाद नेगेटिव होता है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। तो यही मेजर ड्रॉबैक था प्लम पुडिंग मॉडल का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए, ऐसा उन्होंने माना था। हालांकि लेटर ऑन प्रूफ किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका, जो भी मास है या फिर इलेक्ट्रॉन्स है, वो एटम क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, ये वाटरमेलन मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका थोड़ा सा एग्जिस्टेंस क्या है वाटरमेलन से। सपोज क्या है, एक वाटरमेलन है, आपने उसको ऐसा कट किया बीच में से। ठीक है, बीच में से कट करने के बाद क्या होगा, आपको वाटरमेलन ऐसा हाफ पार्ट में दिखे, तो आपको जो रेड पार्ट है, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट वो है आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। क्या है वो? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। ठीक है, और इसमें जो सीड्स हैं, इसमें जो सीड्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें सीड्स जो हैं वो क्या है, उन्होंने कंसिडर किया इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉमन सेंस है आपको, रोज अगर आप वाटरमेलन खाते होंगे, रोज तो नहीं, हालांकि गर्मियों के सीजन में, तो आपको पता है कि आपको सीड क्या है, एक एक जगह पे एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मिलेगा कि एक इधर इतने डिस्टेंस पे मिला तो इतने डिस्टेंस पे आपको इधर मिलेगा। तो ये था क्या, मेजर ड्रॉबैक जो प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कंसिडर किया था कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो क्या है, मॉडल में उन्होंने क्या कंसिडर किया था, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मॉडल लेटर ऑन क्या हो गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द न्यूक्लियस बेस्ड ऑन रदरफोर्ड फाइंडिंग्स। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें से सबसे बेस्टली क्या डिस्क्राइब कर रहा है? पहला है चार्जलेस, दूसरा है डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज, तीसरा है नेगेटिवली चार्ज, चौथा है इररेगुलर इन शेप। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने क्या कहा था, जो मास ऑफ द एटम है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, न्यूक्लियस में जो मास ऑफ द एटम होगा उसका, वो क्या है, पूरा न्यूक्लियस में ही कंसेंट्रेटेड है, तो इसलिए क्या है, डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और हमें पता है न्यूक्लियस के पास क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना के क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना के आपका क्या आता है, एटॉमिक मास आता है। तो जो कि क्या है, वो न्यूक्लियस के अंदर कंसेंट्रेटेड है, इसलिए क्या है, डेंस और पॉजिटिवली चार्ज, ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला था। चार्जलेस वाला तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियस के डिस्कवरी के लिए काम किया गया था। न्यूक्लियस डिस्कवरी के लिए क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है, तो चार्जलेस होगा ही नहीं। नेगेटिवली चार्ज कैथोड रे दिया गया था, इरेगुलर शेप है ही नहीं। ठीक है, न्यूक्लियस का एकदम परफेक्टली शेप है। तो ये रहा क्या आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल assumption about the distribution of mass in atoms before Rutherford experiment। तो ये अभी दूसरा तरीका है पूछने का क्वेश्चन, क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि प्लम पुडिंग मॉडल वाला भी क्वेश्चन किए थे। तो ये तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपको सेम क्वेश्चन पूछने का। तो क्या कंसिडर किया गया था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और भी देखते हैं क्या है, what did the experimental results suggest about the size of the nucleus compared to the atom? Options are, the nucleus is larger than the atom,
दूसरा है द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द एटम। तीसरा है द न्यूक्लियस एंड एटम आर ऑफ इक्वल साइजेस, द न्यूक्लियस डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन का अगर आपने क्या है कंक्लूजन पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द एटम, स्मॉलर देन द एटम का मतलब क्या है, रेडियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या करेक्ट आंसर। बड़ा नहीं है बिल्कुल भी नहीं, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ कंफ्यूज या फिर रॉन्ग करने के लिए दिया गया कि साइज जो होगा न्यूक्लियस का एटम से बड़ा होगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो जो क्या रहता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है वो क्या है एटम के साइज से क्या है छोटा है, लगभग 10⁻⁵ टाइम्स। ठीक है, 10⁻⁵ टाइम्स। तो ये रहा आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो टॉपिक शुरू होगा वो है क्या, क्वांटम नंबर्स। अभी तक हमने क्या डिस्कस किए, रदरफोर्ड और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। प्लम पुडिंग मॉडल बहुत कम पूछा जाता है इसलिए थोड़ा उसको मैंने नेग्लेक्ट किया। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और बोहर्स मॉडल भी क्या है इंपॉर्टेंट है, तो जिसको हम थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, हालांकि रदरफोर्ड डिस्कस कर लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट क्वांटम नंबर्स और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following quantum numbers describe the shape of an orbital? क्या पूछा आपको, शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो चार क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसमें से शेप जो डिस्क्राइब करता है वो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्यों, क्योंकि यही है जो आपको शेप के बारे में बताता है, जबकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, आपको वो एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इसका क्या है सिग्निफिकेंस है, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताए, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन स्टेट्स बताते हैं आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the possible value of azimuthal quantum number L for an electron in the n equal to 3 shell? ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या पूछा है, L की वैल्यूज पूछा है, क्या होगी जब इलेक्ट्रॉन का है n इक्वल टू 3 में, मतलब जो शेल की जो वैल्यू है वो क्या है 3। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, L की वैल्यू क्या लाइज करती है 0 टू n-1। तो आपका जो L की वैल्यू हो जाएगी कि 0 टू 3-1, तो 0 टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 0, 1 और ये 2। तो ये हो जाएगा आपका क्या करेक्ट आंसर। तो इसमें देख लेते हैं 0, 1, 2 किस में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में। देखिए पहले ऑप्शन है 0, 1, 2, ये हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होता था अगर फॉर्मूला तो आपको ये आंसर आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0, 1, 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द 3D सबशेल व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ml। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है 3D में। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है n और l की वैल्यू, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोल रहा हूँ इधर n और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, n क्या होता है आपका जो नंबर लिखा है तो 3 हो जाएगा, d क्या होता है, d विल गिव यू l की वैल्यू जो कि होती है SPDF 0, 1, 2, 3 GH 4, 5। GH आपको पूछता नहीं, हालांकि आप इंफॉर्मेशन के लिए रख सकते हैं। तो D की वैल्यू हो जाती है 2, बट हमें चाहिए किसकी वैल्यू, ML की वैल्यू चाहिए। ठीक है, किसकी चाहिए, ML। आप एंट्रेंस में देखेंगे ML नहीं लिखा जाता, नॉर्मल M ही लिखते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम के लिए MS लिखा देते हैं। तो ये जनरल सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें पता है क्या, L की वैल्यू लाई करती है -ML2 प्लस ML। ठीक है, -ML2 प्लस ML। तो इधर देखिए L की वैल्यू क्या दी है, L की वैल्यू दी है आपको 2। तो क्या हो जाएगा, ML की वैल्यू -2 प्लस 2 हो जाएगी। इधर L की वैल्यू क्या दी है 2, तो -2 प्लस 2 हो जाएगी।
तो उसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, -2 -1 0 +1 +2। तो ये हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से निकालते हैं। अभी तक हमने दो क्वेश्चन क्या है फॉर्मूले यूज किए, ये वाला, उसके पहले हमने L = 0, L = 0 to n-1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज इनवैलिड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इज इनवैलिड। तो इधर चार आपको ऑप्शन दिए, n = 3 2 1 4। तो ये सब में क्या है आपका ऑप्शन है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, n = क्या है 3 है, L = 2 है और ML = क्या है 1 है और MS क्या है आपका +½ है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, L = 0 to n-1, 0 to n-1। तो 0 to 3 - 1 1 2 आ जाएगा। तो पहला तो ऑप्शन क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट है कि ये वैलिड है। क्यों, देखिए इधर L की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है आपको, L आपका क्या दिया है 2 दिया है, तो 0 to कितना हो जाएगा 0 to, अगर इधर n की वैल्यू 3 रहेगी तभी वो 2 आएगा, तो 0 to 2 तो बिल्कुल सही है। और ML की वैल्यूज भी क्या होगी +1 -1 0 -2 +2 इसी तरीके से होगी। तो पहला ऑप्शन तो वैलिड है। ठीक है, तो ये हमें इनवैलिड पूछा है तो पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सेकंड देखते हैं, n = 2 L = 2। तो यही हो जाएगा क्या आपका इनकरेक्ट आंसर या फिर इनवैलिड आंसर, कि हमें इनवैलिड पूछा है तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए क्यों, क्योंकि n = क्या है आपका 2 है और L = क्या है आपका 2। अभी हमने देखा L = 0 to n-1 होना चाहिए। अगर L की वैल्यू 2 है तो ये कितना होना चाहिए था 0 to 3 - 1 होना चाहिए था, बट इधर क्या है n = 2 दिया है तो 2 - 1 1 आता। ठीक है, 2 - 1 आता, तो इधर सेम तो हुआ नहीं, ये हो जाएगा क्या आपका इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, और ml की वैल्यूज भी देखिए -2 आ रही है। ठीक है, कितने आ रही है -2 आ रही, तो वो तो सही है क्योंकि देखिए 0 to क्या है 2 0 to क्या है 2 लाई करेगा, अगर 0 to 2 लाई करेगा तो -1 +2 आना एग्जिस्ट करता है। बट L = to n = 2 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि n-1 वैल्यूज होता है। तो यही हो जाएगा क्या, ये क्वांटम नंबर्स क्या है इनवैलिड है, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई इन अ सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ऑप्शन सारे A = 1, B = 3, C = 8, D = 10। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्या हमने क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल में आपका मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है विद अपोजिट स्पिन। तो ये जो स्टेटमेंट वेरी एग्री कर रही है वो है क्या है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कर रही है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं विद अपोजिट स्पिन या फिर एंटी पैरेलल स्पिन होना चाहिए, एंटी पैरेलल स्पिन होना चाहिए। ठीक है, तो जो अकोमोडेट हो सकते हैं किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 2। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L फॉर p ऑर्बिटल। ठीक है, आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछ रहा है p ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ऑप्शन आर A = 0, B = 1, C = 2, D = 3। तो अगर आपको नहीं पता तो देखिए S P D F G H। ठीक है, तो इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगे L की, इसका होता है 0 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है P के लिए पूछा है तो L = क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स करस्पॉन्ड्स टू अ 3p इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसका पूछा है 3p, तो देख लेते हैं क्या क्या है। इधर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में n = 3 दिया है। इधर n = 2 दिया है और n = इधर 4 दिया है, तो ऑप्शन दोनों क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएंगे।
बचा क्या, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 a एंड d बचा, इधर l की वैल्यू 2 दिया है, इधर l की वैल्यू 1 दिया है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? अभी हमने देखा p के लिए क्या होता है, l की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन, if an electron has quantum numbers n equal to 5, l equal to 0, ml equal to 0, what type of orbital does it occupy, what type of orbital does it occupy? तो इसमें ऑर्बिटल बताना है s p d f, तो ये ऑर्बिटल हम किसके वैल्यूज से देख के बताते हैं, l की वैल्यूज से, ठीक है, l की वैल्यूज जो होगी वही होगा ऑर्बिटल, इसमें l की वैल्यू 0 दिया है, तो l की वैल्यू 0 मतलब कौन सा ऑर्बिटल होगा आपका, s ऑर्बिटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, s ऑर्बिटल आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहता है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज द हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी, कुछ भी पूछ सकता है आपको। देखिए इसी पे हम लोग क्या है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपको क्या पूछ सकते हैं, चारों डिस्कस करते हैं, हाईएस्ट एनर्जी पूछ सकता है, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी है, या फिर हाईएस्ट स्टेबिलिटी या लोएस्ट स्टेबिलिटी, ठीक है, या फिर एनर्जी ऑर्डर पूछ सकता है आपको, या फिर आपको पूछ सकता है फर्स्ट फील्ड ऑर्बिटल कौन से होंगे, या फिर लास्ट फील्ड ऑर्बिटल कौन सा होगा, ठीक है, तो यही रहेगा क्या हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इन सब में क्या है, हमें आंसर बताना है, इसी क्वेश्चन को इस इतने तरीके से वो पूछ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तरीके से क्या है सेम क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सातों का तरीका देखते हैं। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपको क्या यूज करना है, n+l रूल, n+l रूल, ठीक है, n+l रूल। अभी n क्या होता है आपको पता होना चाहिए, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर n+l की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, तो आपका एनर्जी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, एनर्जी भी क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम, मतलब जो भी ऑप्शन दिया है आपका, अगर n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रूल ही ऐसा है कि अगर n+l वैल्यू इंक्रीजेस देन एनर्जी इंक्रीजेस। व्हाट इफ n+l की वैल्यू सेम आ जाए, क्या है, n+ की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो सेम आने के बाद आपको क्या चेक करना है, देन चेक n वैल्यू, ओनली n वैल्यू, ठीक है, क्या चेक करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। उसमें होगा क्या है, जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी आपका क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या कहता है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, तो इसी बेस पे क्या है आपको रूल लगा के आपको आंसर बताना है। तो पहला काम क्या करते हैं, सबका n+l वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, s p d f क्या होता है, 0 1 2 3, ये रहा आपका क्या है l की वैल्यूज। तो इन सबको ऐड करते हैं, पहले n+l वैल्यूज निकालते हैं। 3d का l+l वैल्यू कितना आ जाएगा टोटल, 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। उसके बाद 4 + 0 आपका कितना हो जाएगा 4, 4 + p की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा 5, 4d क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो हमें क्या है, पहले ये क्वेश्चन क्या है डिस्कस करते हैं, इसके आंसर्स एक ही साथ। अभी देखो हाईएस्ट एनर्जी बोला है, क्या बोला है, हाईएस्ट एनर्जी, तो मैंने बोला क्या है, पहले आपको पहला ये चेक करना है, उसके बाद ये चेक करना है। अभी देखिए n+l वैल्यू किसकी ज्यादा, सबसे ज्यादा है
n प्लस एल वैल्यू देखा जाए तो 3D की 4D की क्या है सबसे ज्यादा, क्योंकि 6 नंबर इसी का आ रहा है। तो हाईएस्ट एनर्जी का जो आंसर हो जाएगा वो क्या है आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से 4D हो जाएगा। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी क्या है, आप देखिए n प्लस एल वैल्यू पहले लगाना है। अगर n प्लस एल वैल्यू क्या है सेम आ जाए तो आपको n की वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए 4s है, तो यही सबसे क्या है n प्लस एल की वैल्यू क्या है सबसे लोएस्ट है, तो लोएस्ट एनर्जी क्या हो जाएगा आपका आंसर 4s। ठीक है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखिए हमें पता है स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या है इनवर्स रिलेशन है। एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी घटेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी रहेगी 4s की रह जाएगी। ठीक है, 4s की। और लीस्ट स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी 4d की। ठीक है, ये तो चारों आंसर हो गए। अभी क्या है एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर थोड़ा बाद में लगाते हैं। ठीक है, पहले ये दोनों देख लेते हैं। अभी क्या पूछा आपको, फर्स्ट फील्ड ऑर्बिटल। फर्स्ट फील्ड ऑर्बिटल का मतलब क्या है, जिसकी एनर्जी कम रहेगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन उसी में जाना पड़ेगा, पसंद करेंगे। तो फर्स्ट फील्ड ऑर्बिटल कौन सा आपका आंसर हो जाएगा 4s, और लास्ट फील्ड ऑर्बिटल कौन सा होगा 4d। अभी एनर्जी ऑर्डर लगाते हैं, आप किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी 4d की होगी, किसकी होगी 4d, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू क्या है सबसे ज्यादा उसी की है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम किस में आ रहा है, प्रॉब्लम आपका आ रहा है 5 और 5 में, मतलब 4p में और 3d में, 4p में और 3d में। मैंने बताया आपको क्या, जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो आपको n की वैल्यू चेक करना है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। तो इसमें n की वैल्यू इधर क्या है 3 है, इधर n की वैल्यू क्या है 4। तो जैसे जैसे n की वैल्यू 3d और 4p में किसकी ज्यादा एनर्जी रहेगी 4p की, तो 4p आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 3d आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4s आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्या एनर्जी का ऑर्डर। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर कुछ इस प्रकार से देने थे आपको। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी।